यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर पीपीएससी का मेंस का राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन जो भी आपका केबीसी नैनो किताब में दिया गया उसी का हम लोग जो है लाइन बाई लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को जो भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो अभी हम लोग जीएस का पेपर 1 पढ़ेंगे और उसका सेक्शन 2 पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र से जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा 63वां बीपीएससी जो आपका मेंस का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसी का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आज पढ़ने जा रहे हैं। तो एनआरसी विवाद से आप क्या समझते हैं और इस विवाद में निहित राजनीतिक मंशाओं को स्पष्ट कीजिए और इस मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को भी विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है और आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो एनआरसी विवाद से आप क्या समझते हैं, इस विवाद में निहित राजनीतिक मंशाओं को स्पष्ट कीजिए और इस मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को भी विवेचना कीजिए। आपका 63वां बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज एनआरसी के मुताबिक जिस व्यक्ति का नाम नागरिकता रजिस्टर में नहीं होता है उसे अवैध नागरिक माना जाता है और इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था और इसमें यहाँ के प्रत्येक गांव के हर घर में रहने वाले लोगों को नाम दर्ज किए गए हैं। ठीक है, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी के मुताबिक जिस व्यक्ति का नाम नागरिकता रजिस्टर में नहीं होता है उसे अवैध नागरिक माना जाता है और इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था और इसमें यहाँ के प्रत्येक गांव के हर घर में रहने वाले लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कुछ लोग असम से पूर्वी पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनकी ज़मीन असम में थी और लोगों का दोनों ओर आना जाना जारी था। इसके बाद 1951 में पहली बार असम में एनआरसी डाटा को अपडेट किया गया और इसके बाद भी भारत में घुसपैठ लगातार जारी रही। वर्ष 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद असम में भारी संख्या में शरणार्थियों का पहुंचना जारी रहा और इससे राज्य की आबादी का स्वरूप बदलने लगा। 1980 के दशक में अखिल असम छात्र संघ आसू ने एक आंदोलन शुरू किया और आसू के 6 साल के संघर्ष के बाद वर्ष 1985 में असम समझौता स्वीकार किया गया। ठीक है, तो इस समझौते के मुताबिक 24 मार्च 1971 की आधी रात तक राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को भारतीय नागरिक माना गया। असम समझौते के बाद असम गण परिषद के नेताओं ने राजनीतिक दल का गठन किया जिसने राज्य में 2 बार सरकार भी बनाई। वही 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1951 के एनआरसी को अपडेट करने का फैसला किया। ठीक है, उन्होंने तय किया था कि असम में अवैध तरीके से दाखिल हो गए लोगों की पहचान की जाए, लेकिन इसके बाद यह विवाद बहुत बढ़ गया और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार उसकी देखरेख में 2015 से जनगणना का कार्य शुरू किया गया। हालांकि 2010 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 2 जिलों में अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन कुछ समूहों के उग्र प्रदर्शन के बाद इसे रोक दिया गया था। ठीक है, जनवरी 2018 में असम के सिटीजन रजिस्टर में 2.9 लाख करोड़ लोगों के नाम की सूची जारी की गई थे जबकि 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। ठीक है, और 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का अंतिम मसौदा प्रकाशित किया गया और इस अंतिम मसौदे में 40 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए थे और जिन भारतीयों के नाम इस अंतिम मसौदे में नहीं आए उन्हें अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए एक मोहलत और दी गई है। ठीक है, वर्तमान परिदृश्य में 40 लाख से ज़्यादा लोग जो दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ है और भारतीय नागरिक होने का दावा कर रहे, उसके समाधान के रूप में उनका डीएनए परीक्षण भी एक विकल्प हो सकता है ताकि उन्हें अंतिम मौका मिल सके। वर्तमान एनआरसी मसौदे में काफ़ी खामियां बताई जा रही है और मामला चाहे जो भी हो, इसे पूरी तरह पारदर्शिता बनाने के लिए सरकार को रजिस्टर का डाटा शामिल करना चाहिए। सरकार इस बात पर मौन है कि जिनका नाम एनआरसी में शामिल नहीं होगा उनका क्या होगा। वैसे भी भारत शुरू से ही प्रवासियों का स्वागत करता रहा। ऐसे में अब हमारे सामने एक चुनौती भी है कि उन्हें किसी भी तरीके से आश्रय दिया जाए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि
देश की सुरक्षा के साथ साथ कैसे वर्षों पुरानी परंपरा को बचाया जाए। एनआरसी विवाद में निहित राजनीतिक मंशाएं क्या है? तो एनआरसी विवाद में अनेक राजनीतिक मंशाओं का संकेत मिलता है। एक और जहां केंद्र सरकार इसका मजबूती के साथ समर्थन कर रही तथा गैर नागरिकों को बाहर भेजने के लिए दृढ़ता दिखाई पड़ती है, वहीं विपक्षी पार्टियों द्वारा एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार पर अनेक आरोप लगाए गए हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि असम समझौता 1985 में राजीव गांधी ने किया था, इसकी आत्मा में एनआरसी था और इन पर अमल करने की हिम्मत हमने दिखाई। ठीक है, और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि असम में केवल हिंदू प्रवासियों को ही शामिल किया गया है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार यह माना जाता है कि देश में 2 करोड़ से ज़्यादा अवैध बांग्लादेशी हैं, जिनमें से 55 लाख बंगाल में तथा 15 लाख से ज़्यादा असम में हैं। एनआरसी मसौदे में इनकी संख्या जो है 40 लाख से ज़्यादा होना अचंभित करता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में लोकसभा की 25 सीटें हैं और 40 साल से यहाँ की राजनीति 40 साल से यहाँ की राजनीति बांग्लादेश घुसपैठियों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। इसमें असम सबसे अहम राज्य है और यहाँ 14 सीटें हैं और भाजपा के पास 7 हैं। ठीक है, बदरुद्दीन अजमल का AIUDF के 3 सांसद है और इसे घुसपैठियों का समर्थन माना जाता है। बीजेपी ने किसी वक्त फटे पड़ चुके इस मामले को भावनात्मक मुद्दा बना दिया। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इस रजिस्टर में अनेक महत्वपूर्ण नेताओं एवं अधिकारियों के नाम दर्ज नहीं, अतः इस संदर्भ में यह मुद्दा और अधिक राजनीतिक स्वरूप धारण करता है। पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के भतीजे जियाउद्दीन अली अहमद का नाम सूची में से गायब है। असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सईदा तैमूर दिसंबर 1980 से जून 1981 तक राज्य की मुख्यमंत्री रही और इस सूची में उनका नाम नहीं है। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आजमा लक 1986 से 2016 तक 3 साल सेना में रहे। आज स्टाफ में उनका और इनके बेटी का नाम भी नहीं है। विधायक व विधायकों के परिजन AIUDF के विधायक अनंत कुमार मालो, बीजेपी विधायक दिलीप कुमार पासी की पत्नी अर्चना, उल्फा नेता परेश बरुआ की पत्नी व बेटे का नाम नहीं है। एनआरसी पीड़ितों से मिलने जा रहे तृणमूल के 6 सांसद और 2 विधायकों को एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। संसद में भी तृणमूल नेताओं ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया था। उल्लेखनीय है कि असम में अवैध रूप से रह रहे लोगों को पश्चिम बंगाल में बसने की तैयारी शुरू हो गई और खासकर से राज्य की सीमा के साथ लगते जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष इंतजाम करने की हिदायत दी गई। असम में एनआरसी के पूर्व मसौदे के प्रकाशन के बाद मेघालय ने प्रदेश में आने वाले लोगों की कड़ी जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वह अपने साथ नागरिकता पहचान पत्र लेकर ही प्रदेश में प्रवेश करें। उल्लेखनीय है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनआरसी सूची अपडेट करने के काम में तेजी है। दरअसल 2009 में एक NGO की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू की थी और 2013 में कोर्ट ने इस लिस्ट को अपडेट करने का आदेश दिया। 2014 के बाद राज्य के 3.29 करोड़ लोगों ने नागरिकता साबित करने के लिए 6.5 करोड़ दस्तावेज भेजे। ठीक है, इनमें से 2,89,38,647 लोगों को नागरिकता के लिए योग पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम में फाइनल एनआरसी जारी होने तक किसी पर कार्रवाई न की जाए और बाहर हुए 40 लाख लोगों को निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। एनआरसी ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार ने इस बात का भरोसा दिया कि जो भारतीय है उनका नाम इसमें जुड़ जाएगा और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और RF नरीमन ने असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर समन्वयक प्रतीक हाजेला और पंजीयक शैलेश को एनआरसी ड्राफ्ट के अंतिम रूप देने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया के बारे में मीडिया से बात करने पर फटकार लगाई है। ठीक है, एनआरसी विवाद के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी स्टेटलेसनेस को ख़त्म करना चाहती है लेकिन दुनिया में करीब 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका कोई देश नहीं। ऐसे में भारत के लिए एनआरसी विवाद की स्थिति असहज करने वाली होगी। एनआरसी की सूची जारी होने के बाद लोग स्टेटलेस हो गए हैं, अर्थात वे किसी भी देश के नागरिक नहीं रहे।
ऐसे स्थिति में असम में हिंसा का खतरा बना हुआ है। एनआरसी विवाद के कारण बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है और क्षेत्रीय शांति व सुरक्षा के संदर्भ में बांग्लादेश के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध आवश्यक है, परंतु गैर नागरिकों को संभावित रूप से बांग्लादेश भेजने के प्रावधान से इन संबंधों को झटका लग सकता है। गैर नागरिकों के संदर्भ में मानवाधिकार हनन का आरोप भी भारत सरकार पर लग सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे और महिलाओं विस्थापन के समय सर्वाधिक संवेदनशील समूह होते हैं, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी एवं शोषण की घटनाओं को बढ़ावा मिल सकता है, जो भारत की छवि को और अधिक हानि पहुंचा सकता है। इस क्वेश्चन को करने का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एनआरसी विवाद का विस्तार में स्पष्टीकरण। एनआरसी विवाद में केंद्र सरकार व विपक्ष के बीच विवाद का उल्लेख। एनआरसी विवाद से संबंधित संभावित विस्थापन, राजविहीनता तथा शरणार्थी समस्या के संदर्भ में इस विवाद के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ठीक है।